अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। आप हमारा ये शो सुनते हैं हर पीर, मंगल और जुमेरात के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। आज का हमारा शो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज हम बहुत एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे, हिफाजती टीके। इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि ये हिफाजती टीके हमें किस तरह बीमारियों से बचाते हैं और ये हमारे जिस्म में जब जाते हैं तो किस तरह इनका काम होता है। डॉक्टर रबिया सईद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शी इज़ अ कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रबिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर रबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर रबिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डॉक्टर रबिया, वैसे तो मैं कहती हूँ कि ये जो इम्यूनाइजेशन है या हिफाजती टीका, ये बड़ा एक अहम टॉपिक है जिस पे पूरे साल गवर्नमेंट भी काम करती रहती है, लेकिन समहाउ अभी भी हमारे बहुत सारी ऐसा तबका है जो इसको एक्सेप्टेंस में अभी भी मसाइल हैं। तो आप ओवरऑल जब मैं बात करूं कि वैक्सीन्स अक्रॉस द लाइफ स्पैन, तो इसका ऐसा क्या मतलब है, उसकी क्यों इतनी अहमियत है? थैंक यू अंबर फॉर इनवाइटिंग मी। सो अंबर, सबसे पहले जैसे कि अभी आपने खुद बताया कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं। हालांकि ऐसे नहीं है। वैक्सीन की ज़रूरत इंसान को अपनी उम्र के हर हिस्से में पड़ती है, चाहे बचपन हो, चाहे एडल्ट एज हो, चाहे एल्डरली एज ग्रुप हो, या कुछ मखसूस मौक़े होते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी है, या कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या लंग प्रॉब्लम्स हैं। तो जो लोग इसमें मुब्तला होते हैं उनकी कोई और स्पेसिफिक वैक्सीन्स होती हैं जो कि उनको लगनी चाहिए। सो बेसिकली वैक्सीन्स का काम थ्रू आउट योर लाइफ कंटिन्यूस, क्योंकि वैक्सीन का मकसद ये होता है कि वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मुख्तलिफ जो सीरियस और डेडली बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए हिफाजत यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमें हर एज में रिस्क मौजूद होते हैं, तो इस हिसाब से इनको हर एज में लगाने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो अब अगर हम ओवरऑल, ज़ाहिर है हिफाजती टीके पर हर हस्पताल भी बहुत काम करता है, गवर्नमेंट की फ्री वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल होती हैं। तो अभी आप, ज़ाहिर आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो अभी आप क्या देखती हैं कि लोगों के अंदर इतना शऊर आ चुका है, स्पेशली हम उस तबके की बात करें जहाँ इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कैसे उसको अभी भी लोग लेते हैं? देखिए, जहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस का एक्सेस नहीं है वहाँ पर तो समझ आता है कि लोगों को आगाही नहीं होगी, और जो कि नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेसिबल हैं और लोगों को बाकी अपनी हेल्थ के बारे में आगाही है, वहाँ पर भी लोगों को वैक्सीन यानी उनको ये प्रिवेंटिव केयर के बारे में आगाही बिल्कुल नहीं है। अभी भी अगर मैं किसी एडल्ट से या किसी बुजुर्ग अफराद से मैं ये कहूँ कि जी आपकी ये वैक्सीन जो है, तो वो हैरत से मुझे देखते हैं कि मुझे तो बचपन में लग गई हूँ। सही बात है। तो ये एक है गैप जिसको हमें देखना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बच्चों की बात करें तो देखें, बच्चों की वैक्सीन पे पिछले चंद सालों में, खासतौर पर जब से हमारा ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम EPI इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद से बहुत काम हुआ है। और मेजॉरिटी जो वैक्सीन हैं EPI, इनफैक्ट EPI की तो सारी जो वैक्सीन हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बच्चों की वैक्सीन के बारे में आगाही अगर देखा जाए तो पिछले चंद सालों में बहुत बड़ी है, और हमने देखा है कि उसके कितने पॉजिटिव इफेक्ट सामने आए भी हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे मीजल्स है, खसरा है, वो जब उसमें आउटब्रेक्स होते हैं या उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो ये बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। लेकिन आप पिछले चंद सालों में देखें, जब से वैक्सीन कॉमन हुई हैं और लोगों ने वैक्सीन लगवानी शुरू की हैं, तो ना सिर्फ इन बीमारियों की शरह में कमी हो रही है, बल्कि अगर आप देखें तो शरह अमवात में भी कमी हो रही है, चाइल्डहुड मोर्टेलिटी भी हमारी रिड्यूस हो रही है। बिल्कुल ऐसे वर्ल्ड वाइड ऐसा हो रहा है, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पोलियो को देख लें, पोलियो से डिसेबिलिटी क्रिएट होती है। अब आप देखें पोलियो के केसेस, ऑल्दो हम मुकम्मल तौर पर तो नहीं अभी फिलहाल इरेडिकेट कर पाए पोलियो को, लेकिन फिर भी इसमें काफी हद तक कमी आई है, और ये वैक्सीन की बदौलत मुमकिन हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही तो कह आई रही थिंक बच्चों में तो है काफी हद तक इस पे काम हुआ है, हमारे पास डेटा भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो एडल्ट इम्यूनाइजेशन है वो अभी भी बहुत बड़ा एक गैप है। और इस पे मसला सिर्फ ये नहीं है कि हमारी हो रही है या नहीं हो रही, मसला ये है कि अभी हमें एक्चुअली पता ही नहीं, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है जो ये बता सके कि हमारी कितनी फीसद जो बालिग अफराद हैं या बुजुर्ग अफराद हैं उनको वो वैक्सीन मिली हैं या नहीं मिली जिनकी उनको ज़रूरत है इस एज में। बिल्कुल। एक्चुअली ज़ाहिर आपने तो ये कहा कि उनको मिली है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली हम उस वक्त लगवा पाए कि जब हम पेरेंट्स को ये पता हो कि इस एज, एक तो स्टार्टिंग का जो आपका प्रोग्राम है ईपीआई का वो तो सब बच्चों को लग चुका है, ठीक है, और लोग लगवा भी रहे हैं, सबको पता होता है। लेकिन अब बच्चा एक टीन एज में आ गया है या अबव 13 या 14 है, तो उसको कौन सी वैक्सीन लगनी है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इसकी अवेयरनेस है ही नहीं। तो इसके ऊपर आई थिंक गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं लगता कि अभी तक इतना काम करना इस पे शुरू किया है। अच्छा देखिए, मुख्तलिफ जैसे अब वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक आ गया या कभी कोई HPV की अभी कैंपेन चली थी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन की, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यूं थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम, काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेड प्रोग्राम्स तो चल रहे होते, प्रोग्राम्स तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन अवेयरनेस कैंपेन्स काइंड ऑफ चल रही होती हैं, लेकिन जाहिर है ये काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो उसको हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप जब भी हेल्थ केयर सिस्टम में जा रहे हैं तो आपका जो अमला मौजूद है वहाँ पर वो खुद आपसे इंक्वायर करे, या कुछ इस तरह का सिस्टम हो कि वो आपसे खुद आपकी वैक्सीन के बारे में इंक्वायर करे, तो लोगों को भी अंदाजा होता है कि यू नो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा चूंकि दूसरे मसाइल पे ज़्यादा यू नो फोकस है, बीमारियाँ जाहिर सी बात है प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, उसके क्योर पे ज़्यादा मसला है, फिर दूसरी जो सबसे मेजर बैरियर है वो कॉस्ट का है, क्योंकि ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो अब फिर मरीज के लिए ये बैलेंस करना कि मैं जो पैसे हैं मेरे पास उससे मैं दवाइयाँ खरीदूं या वैक्सीन लगाऊं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर। अभी मतलब कौन सी एज में आप समझती हैं कि जब ईपीआई का प्रोग्राम तो माँ बाप ने पूरा करवा दिया, ठीक है, अब कौन सी ऐसी वैक्सीन है जैसे बच्चे अब 13, 14 या टीन एज की तरफ जाने लगते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो इम्पोर्टेंट है और वो किन बीमारियों से बचाती हैं? अच्छा देखें, जैसे हम बात करें ईपीआई की, ईपीआई तो 15 मंथ्स तक ख़त्म हो गया, ठीक है ना, उसमें आपकी 15 मंथ्स में आपको 6 विजिट्स करानी होती है मुख्तलिफ एज पे, उसका बाकायदा एक स्केड्यूल होता है, और वो उसमें जो वैक्सीन आपको लगती है वो आपको 12 डिजीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं उसमें, हेपेटाइटिस बी है, नमूनिया है, डिफ्थेरिया है, पर्टिसिस काली खांसी है, टेटनस है, रोटा वायरस, पोलियो वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो एज ग्रुप आता है हमारे, फिर हम अपनी एज ग्रुप को ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। 2 तरीके से हम इन वैक्सीन के प्रोसेस को देखते हैं, एक तो एज के हिसाब से और दूसरा ये कि कौन कौन सी बीमारियां किसी शख्स को आए, रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से और एज के हिसाब से। पहले हम एज पे बात कर लेते हैं कि वो वैक्सीन जो कि रूटीनली एज ग्रुप के हिसाब से रिकमेंडेड है, तो उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे 9 to 26 एज एक कैटेगरी है, फिर एक 26 to 49 एक एज कैटेगरी है, फिर 50 to 65 एंड देन अबव 65। अबव 65 आपकी एल्डरली आ जाती है, और जो 9 to 26 वाला है वो आपका एडोलेसेंट, जो अभी आपने बात की टीनेजर्स हैं, वो ये वाला ग्रुप कवर कर रहा होता है। तो इस एज में अगर देखा जाए तो सोशल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी बीमारियां जो सोशल कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं उनके रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो एक तो हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस की वैक्सीन की, और इसके अलावा टेटनस की बूस्टर्स होते हैं जो कि रेकमेंडेड होते हैं, और इसके अलावा चिकन पॉक्स है, मीजल्स रुबेला है, ठीक है, उसके भी बूस्टर्स लगने चाहिए। उसके हाँ, मीजल्स रुबेला अगर चाइल्डहुड में नहीं लगा है या बचपन में नहीं लगा है तो उसको लगवाने की ज़रूरत होती है। फिर अगर यही टीनेज ग्रुप या अर्ली एडल्ट ग्रुप जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन में है या शोबे में, जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट है, यू नो हेल्थ केयर वर्कर है, नर्स है, या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, तो उसमें फिर इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की, क्योंकि जाहिर सी बात है इन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो साल में एक मरतबा लगती है, तो इट इज़ लाइक रिकमेंडेड एवरी ईयर। बाकी वैक्सीन का एक स्पेसिफिक स्केड्यूल होता है कि भाई 3 डोजेस लगनी है या 2 डोजेस लगनी है, डिपेंड कर रहा होता है। तो ये कुछ वैक्सीन हैं जो कि रूटीनली लगनी
चाहिए इस अर्ली एज में, जो कि टीनेजर या यंग एडल्ट वाली जो एज ग्रुप होगी. फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जिसको हम HPV वैक्सीन कहते हैं, ये HPV इन्फेक्शन से बचाव के लिए होता है, लेकिन फीमेल्स में इसका एक एडिशनल प्रोटेक्शन होता है कि ये सर्वाइकल कैंसर की भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि HPV इन्फेक्शन के कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जो सर्वाइकल कैंसर होने का बायस हो सकते हैं. तो ये भी वैक्सीन रेकमेंडेड होती हैं, ये बच्चियों की, बिल्कुल बिल्कुल. तो इनके भी कुछ स्केड्यूल्स होते हैं जो कि फिर करवाने चाहिए. बिल्कुल. आई थिंक इसमें तो गवर्नमेंट ने भी शायद इसकी एक सर्वाइकल की आई थी, बिल्कुल कि एक एज में उसका 99% क्योर था इसमें, अगर वैक्सीन को लगा लीजिए. बिल्कुल सर, एक एज ग्रुप के अंदर अंदर लगवा ली जाए तो बेनिफिट होता है. अच्छा, जो जैसे निमोनिया वैक्सीन होती हैं या एल्डरली एज के लिए, तो उसमें क्या रिकमेंडेशन है? अच्छा, अगर हम एल्डरली की बात करते हैं तो अबव 65 जो वैक्सीन्स चाहिए, जो कि रूटीनली, जैसे कि अगर आप ये देखें, अच्छा भाई अब एज 65 अबव होगी, नाउ इज द टाइम टू रिव्यू कि अब कौन सी वैक्सीन लगेंगी. तो इसमें अगेन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगनी चाहिए, और न्यूमोकॉकल वैक्सीन तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम लगती है आफ्टर 65. ठीक है, हाँ जी बिल्कुल. तो ये दो वैक्सीन है जो कि बहुत ज़रूरी हैं. इसके अलावा अगेन हर्पीज ज़ोस्टर की एक वैक्सीन है, वो 50+ एज में शिंगल्स जिसको हम कहते हैं बीमारी, उससे बचाव के लिए 50+ एज में रेकमेंडेड है. इनफैक्ट अब कुछ रीसेंट अभी मैं कुछ गाइडलाइंस देख रही थी, तो अब वो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है जो निमोनिया की वैक्सीन है, उसको कहते हैं कि आप 50+ एज में ही लगवा लें, 65 तक का वेट ना करें. बट इस पे ज़ाहिर है अभी मिक्स्ड वो चल रहा है, कुछ निमोनिया की, तो लेकिन 65+ तो लगवानी ही चाहिए. लेकिन अब इस पे मतलब कहा जा रहा है कि इसको और जल्दी लगवा लें, क्योंकि देखिए 50-40 ये वो वाला एज ग्रुप होता है कि जिसमें मुख्तलिफ बीमारियां जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनका जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा होता है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स के प्रॉब्लम्स हैं. तो अगर उसी वक्त तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए तो बेहतर ये है कि उनकी पेचीदगियों से बचा जा सकता है. सो ट्रू. जैसे अगर हम कोविड की भी जब बात करते थे, तो इनिशियली बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम था, हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन जिन्होंने लगवाया वो जब सेकंड टाइम भी एक उसका हुआ उनको, तो लेकिन लेस सीवियरिटी हुई. देखिए वही वाली बात है कि वैक्सीन हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो 100% दोबारा से बीमारी नहीं होगी, लेकिन देखें चांसेस ये होते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं या अगर आप इम्यून हैं, तो अगर बीमारी होती भी है तो उसकी पेचीदगियों के चांसेस कम होते हैं. तो लेस कॉम्प्लिकेशंस, लेस हॉस्पिटलाइजेशन, लेस ICU एडमिशंस, और फिर अगर आप ओवरऑल देखें तो लेस हेल्थ केयर कॉस्ट. तो अगर देखा जाए ना तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैक्सीनेशन मेक सेंस, क्योंकि अगर आप जो पैसा हम वैक्सीन में खर्च कर रहे हैं, अगर आप कंपेयर करें उसको उस पैसे से जो कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों, ट्रीटमेंट पे खर्च होता है, तो ये तो बहुत कम है. तो यू नो इट्स अ विन-विन सिचुएशन. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हुआ अराउंड जब व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड, तो इतना बहुत थोड़ा सा था. ठीक है, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा हाउ कम इतना छोटा, इतना कम है, तो उन्होंने कहा वैक्सीन लगी हुई है. तो हुआ जरूर, लेकिन उसको परेशानी नहीं हुई. बिल्कुल. तो आप बिल्कुल ये बात सही कह रही हैं. आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत सारे लोग मिस भी कर देते हैं. अच्छा डॉक्टर, अभी जब हम बचपन में, जैसे आपने कहा ना 15 मंथ्स के अंदर कवर करना होता है, बहुत सारे लोग मिस भी कर जाते हैं, समहाउ अवेलेबल नहीं होती, ऐसे मसले भी आते हैं. तो स्पेशली जैसे मीजल्स की जो होती है, तो जो 9 मंथ्स में लगती है, तो अगर कोई मिस हो जाती है तो फिर उसके साथ क्या हिसाब किताब होता है? देखिए, अगर कोई भी वैक्सीनेशन सीरीज इंटरप्टेड हो जाए तो उसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं कैचअप इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल. ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और भाई हमारी ये वाली वैक्सीन मिस हो गई है, तो फिर वो आपको एक स्केड्यूल बनाकर देंगे कि अब आप इसको किस तरीके से करें. अमूमन अगर कोई एक आध डोज मिस हो गई तो हम रीस्टार्ट नहीं करते, हम वहीं से आगे से कंटिन्यू करवाते हैं. दूसरा केस ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने लगवाई नहीं बचपन में, जैसे अभी कोविड का टाइम था, तो बहुत सारे लोगों ने बच्चों को इस डर से कि हम हॉस्पिटल ना लेके जाएं या क्लिनिक्स ना लेके जाएं, लगवाई नहीं, और स्टार्ट ही जो प्राइमरी सीरीज है वो ही देर से स्टार्ट की. तो उनके लिए भी एक
बाकायदा WHO की तरफ से एक रिकमेंडेड स्केड्यूल है कि वही वैक्सीन जो उनको लगनी थी वो आप किस स्केड्यूल के हवाले से, किस स्केड्यूल के मुताबिक उनको लगने की ज़रूरत है। तो इसका ये मतलब नहीं अगर आप किसी वजह से नहीं लगवा सके तो इट्स नेवर टू लेट। वैक्सीन आप कभी भी लगवा सकते हैं। हाँ, आपको सही स्केड्यूल की ज़रूरत है जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेनी पड़ेगी। देखिए 2 डोजेस के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए, कौन सी वैक्सीन साथ लग सकती है, कितना गैप होना चाहिए, ये सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जो कि आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा और आप बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी जो वैक्सीन जो मिस हुई है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से पोलियो की वैक्सीन, उसमें मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्कूल में भी हो जाती है, फिर वो घर पे भी लोग आ जाते हैं, तो थोड़े से माँ बाप कंफ्यूज होते हैं कि अभी तो पिलाया था तो दोबारा पिलाना कहीं मसला तो नहीं होगा, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा देखिए, बात ये होती है कि अगर तो जो रेकमेंडेड आपकी पोलियो की सीरीज चल रही है जो कि आप अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी से करवा रहे हैं, अगर वो आपकी चल रही है तो यू डोंट नीड टू हैव दी एडिशनल डोज। लेकिन जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं वो एक लार्ज स्केल पर चल रहे होते हैं और जाहिर सी बात है एक पब्लिक हेल्थ इशू है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये सारे मेजर्स लेती है, तो कुछ मिस ना हो जाए इस वजह से एडिशनल प्रोटेक्शन दे दी जाती है। तो अगर आप एडिशनल डोज ले लेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी। तो ये वाली चीज़ है। तो और अगर नहीं लेंगे तो भी नुकसान, क्योंकि आपने अपनी तो सीरीज अनलेस कि आपने अपनी पूरी सीरीज जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट की है, लेकिन ये कि अगर आपको डाउट है कि नहीं कंप्लीट हुई है, कोई मिस हो गई है डोज, तो इट्स बेटर कि आप ले लें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर भैया, जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं, ज़ाहिर है जब भी कोई ट्रैवल करो तो कोई ना कोई एक वैक्सीन होती है, आपने ये इंजेक्शन नहीं लगाया होगा तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो व्हाई ट्रैवल वैक्सीन, उसके लिए आप क्यों हम ट्रैवल वैक्सीन लगाएं? सब कुछ तो अभी लगा हुआ है। अच्छा देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक स्पेसिफिक रीजन में ज्यादा हो रही होती हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहां पर उसकी प्रेवलेंस नहीं है या वो बीमारी इतनी एंडेमिक नहीं है, तो वहां की जो हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो चाहती हैं कि आप उन बीमारियों से इम्यून होकर रहें। जैसे कि येलो फीवर की वैक्सीन लगती है, अब टाइफाइड की वैक्सीन लगने लगी है, तो ये फिर हर कंट्री वाइज रिकमेंडेशन मुख्तलिफ होती हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, US है, UK, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लगी हुई हो, उनको मीजल्स मम्स रूबेला की लगी हुई हो, चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रैवल रिकमेंडेशंस होती हैं। अच्छा, अभी हम उम्रा और हज की बात, तो हज भी आने वाला है, तो अगेन हज में क्या है या उम्रे में क्या है कि एक लार्ज गैदरिंग मौजूद है और मुख्तलिफ दुनिया के कोने से आ रही होती है, ठीक है, तो मुख्तलिफ बीमारियां होने के चांसेस होते हैं और वो बीमारियां जो खास तौर पर रेस्पिरेटरी या सोशल कॉन्टैक्ट के थ्रू इन्फ्लुएंजा वाली लगवा सकते हैं, उसमें इन्फ्लुएंजा लगवानी चाहिए और मेनिंजाइटिस की वैक्सीन। तो ये 2 तो जरूरी है। और अगर 65 प्लस है या स्मोकिंग की हिस्ट्री है या कोई लंग के प्रॉब्लम है, एस्मा है या COPD है, तो ऐसे पेशेंट्स को निमोनिया वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। ठीक है। तो अगेन रिस्क फैक्टर असेसमेंट की जैसे हम अभी बात करते हैं, अभी तो हमने ज्यादातर बात एज की बात की ना, लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि आपके मरीज को कौन कौन से बीमारियां हैं, क्योंकि कुछ वैक्सीन उन बीमारियों के हिसाब से लगवाना ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, सो ट्रू। आई थिंक ज़ाहिर फिर आप वाकई में ये बात बहुत अच्छी की, अब हज और उम्रा और इन सब चीज़ों की आएगी, फिर आगे आपका मुहर्रम एंड एवरीथिंग, तो वहाँ लार्ज गैदरिंग में तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। और आप वो भी नोट करें कि जब वहाँ से लोग आते हैं तो किस तरह खांस रहे होते हैं, हर कोई खांस रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीन के बावजूद भी जो है ना वो उसका शिकार हो जाता है, शिकार बिल्कुल हो जाते हैं। और लेकिन फिर यही होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी डेवलप हुई भी होती है तो आपकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप होती। दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट होता है अंबर कि आपका वैक्सीन लगा रहे हैं। देखिए वैक्सीन को अपना असर करने में दे टेक सम टाइम। अब अगर आप 1-2 दिन पहले ही लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा 2 वीक्स से पहले, कम से कम 2 to 3 वीक्स पहले आप लगवाएं, ताकि आप वैक्सीन को इतना टाइम दें कि वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर सके। बिल्कुल। जैसे हम फ्लू वैक्सीन की भी बात करते हैं कि हर साल हमें लगानी चाहिए, तो उसका भी कोई टाइम पीरियड होता है? अच्छा, हम इसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये टाइम होता है जिसमें हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रेवलेंस वाला टाइम होता है फ्लू का। और हर साल फ्लू वैक्सीन नहीं आती है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस, तो ये टाइम होता है। लेकिन अगर फॉर सम रीजन अगर आपने मिस कर दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, आप
कभी भी लगवा सकते हैं, ये ना सोचें कि अगर मैंने सितंबर अक्टूबर का टाइम मिस कर दिया तो हम ना लगवाएं। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग एलर्जिक भी होते हैं, आगे जाके किसी को गर्मियों में भी एलर्जी हो रही होती है, डिफरेंट फिर उससे भी आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं, आपको बिल्कुल। फ्लू नहीं होते उससे। हाँ, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन हो Infection जाती है, से। एलर्जीज से तो नहीं हम हाँ, कहेंगे, अच्छा। लेकिन होता ये है कि जब जिन लोगों को एलर्जीज होती हैं उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा होने के के या chances होते हैं। ज्यादा सिम्टम्स होने के चांसेस होते हैं। तो जब आप वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो शिद्दत से नहीं होता, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि ओवरऑल आपके सिम्टम्स बेहतर हो गए। सो ट्रू। अच्छा डॉक्टर, अभी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसमें हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हर चीज़ का ही होता है, ठीक है ना। मैं कहती हूँ हर ज़िंदगी के हर चीज़ में साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल, हो सकता है। बिल्कुल। आपके अच्छे दोस्त नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसे, आपके आसपास का माहौल सही नहीं है, तब भी साइड इफ़ेक्ट्स हो बिल्कुल सही सकते बात है। हैं। तो वैक्सीन तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो वैक्सीन के क्यों साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखें, हर जैसे आपने कहा हर चीज़ में रिस्क है, तो जाहिर सी बात है वैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट जनरली जो वैक्सीन होती हैं वो जो माइनर साइड इफ़ेक्ट जिसमें हम कहें, तो वैक्सीन लगने के बाद आपको हल्का फुल्का बुखार हो सकता है जो कि 1-2 दिन तक रह सकता है। जिस जगह वैक्सीन लगी है उसमें सूजिश हो सकती है, जैसे हल्की सी रेडनेस हो जाए, थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा कोई रैश आपको डेवलप हो रहा है, कोई एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो गया, तो उस सूरत में तो आपको फ़ौरन से रब्ता करना चाहिए। अच्छा, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन अगर किसी को डेवलप हो रहे हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और फिर नेक्स्ट टाइम वो वैक्सीन लेने से ज़ाहिर सी बात है गुरेज करें अगर आपको कोई बहुत ही सिवियर एलर्जिक रिएक्शन है। लेकिन ये हल्का फुल्का बुखार हो जाना, हल्का फुल्का रेडनेस हो जाना, ये नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस कि ये मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि टाइम के साथ सेटल हो जाते हैं, और आप आइसिंग कर लें, कोई पेन किलर ले लें, तो इससे ये चीज़ सेटल हो जाती है। बिल्कुल। आई स्टिल रिमेंबर डॉक्टर, अभी मेरी जो छोटी बहन है ना, वो अपने जब बच्चे को वैक्सीन कराने चाहती थी, तो वो ना साथ में पैराडोल ना पहले से ही उसको ना पिला देती थी। मैंने कहा पहले से क्यों पिला रही हो, अभी तो बुखार भी नहीं हुआ उसको। कहती नहीं नहीं अंबर बाजी हो जाएगा, अभी से पिला देती हूँ। अच्छा, इसमें भी ये कहते हैं कि आप देखें वैक्सीन जो है ना आपकी इम्यूनिटी को ही जाकर हिट करती हैं, और वो जो इम्यून रिएक्शन होता है उसी की वजह से ये फीवर और ये अच्छी सारे बात है कि रिस्पॉन्सेज हो हो भी रहे होते जाता हैं। है, हाँ। तो एग्जैक्टली, तो उस पे भी आपको अर्ली, ये नहीं कि आपने पहले से ही पैनाडोल दे दिया कि सही वो बात। बनने ही ना दे और वो मतलब वो So true. उसको अफेक्ट करे। तो अगर आपको 100 से ज्यादा फीवर हो रहा हो, बच्चा इरिटेबल हो रहा हो, हाई ग्रेड फीवर हो रहा हो, खैर उस सूरत में तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर नहीं करेगी कोई वैक्सीन, ज्यादा से ज्यादा लो ग्रेड 100 फीवर 101, करेगी। yeah. अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक तो हम लोग जो सेल्फ मेडिकेशन जो लोग करते हैं ना, बिल्कुल। कि अपनी मर्जी से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी मौजूद है लोगों की। अच्छा डॉक्टर, अभी मैं चाहूँगी थोड़ा सा स्कूल्स और वो जो वर्क प्लेसेस हैं, तो अब ज़ाहिर है मैंने अच्छे बड़े स्कूल या मल्टीनेशनल्स, उसमें तो ये बहुत देखा है कि वो इस चीज़ को देखते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन्स लगी हुई हैं। तो उसको आप कैसे कहेंगे कि ज़ाहिर है वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग्स स्कूल्स में भी आती हैं, और जैसे आपने कहा कि वहाँ पर आपका सोशल इंटरेक्शन भी स्कूल्स में ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप क्या मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा सजेशन होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चेक होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं, अब तो अक्सर लोग मांगते हैं, और वैक्सीनेशन कार्ड्स एक बच्चों के मशीन लेकर रख लें और उसको रिव्यू करें कि जो जो रेकमेंडेड वैक्सीन्स हैं। जाहिर सी बात है स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे आपके पास फिजिशियन भी मौजूद होता है, आपके पास गाइडलाइंस होती हैं कि भाई ये वैक्सीन्स हैं जो कि हर बच्चे को लगनी चाहिए। तो उसको चेक कर लें और ट्रैक रखें उसका, क्योंकि देखें एवरी ईयर हो सकता है किसी को बूस्टर लगवाने की ज़रूरत हो या किसी की वैक्सीन्स नहीं हुई हुई हो वो आपको लगवानी हो, तो देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म कि जिसमें आप ट्रैक कर सकें। आपका वैक्सीन का भी एक ट्रैकर मौजूद होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी वैक्सीन्स ड्यू हैं, कौन सी लग गई हैं, और फिर अगर लग गई हैं तो उसको सिस्टम में अपडेट करवा दें। तो मेरे ख्याल से स्कूल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से हर जगह ही होने चाहिए। आपके हेल्थ केयर सेटअप के लिए भी होना चाहिए कि अगर एक हम फॉर एग्जांपल एक एडल्ट है, अगर उसने वैक्सीन लगवा ली, जैसे बच्चों का होता है EPI कार्ड, आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि इसी तरीके से हमें एडल्ट का भी एक इस तरह का इम्यूनाइजेशन कार्ड रखना चाहिए, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर सिस्टम में एंट्री होनी चाहिए, ताकि हमें पता तो हो, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि मैंने वैक्सीन लगाई थी, जब तक आप मुझे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं प्रोवाइड करेंगी, आई कांट टेक इट कि ये हो गया। मुझे यकीनन कोई ना कोई टेस्ट कराकर देखने पड़ेंगे कि आपकी इम्यूनिटी मौजूद है या नहीं। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको स्कूल में भी होनी चाहिए,
ورک پلیس پہ بھی ہوتی ہے. پری امپلائمنٹ اسیسمنٹ ہوتا ہے جو کہ امپلائمنٹ سے پہلے ہر امپلائی کا ہوتا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ورکر ہو, چاہے وہ کسی اور نان ہیلتھ کیئر اس سے تعلق رکھتا ہو. تو ان کے لیے جو ویکسین ہے, جیسے ہم نے بات کی انفلوئنزا ہے, ہیپیٹائٹس بی ہے, چکن پاکس ہے, روبیلا ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کو ویکسینز ملی ہیں نہیں ملی ہیں, ان کا ٹریک رکھنا ضروری ہے. سو ٹرو. یہ بالکل بہت ضروری ہے, اور اسی طرح ورک پلیس پہ بھی آپ کی کلوز انٹریکشنس ہوتے ہیں. آپ اتنے اب جیسے اگر ہم بات کریں, اگر کوئی ہاسپٹل امپلائمنٹ کر رہا ہے تو اس کو ہیپیٹائٹس بی ویکسین لگنی ضروری ہے. تو ہم فرسٹ ڈوز ایٹ دا ٹائم آف امپلائمنٹ لگا دیتے ہیں, لیکن پھر سیکنڈ ڈوز آفٹر 1 month لگتی ہے, اور تھرڈ ڈوز آفٹر 6 months لگتی ہے. تو ٹو کیپ اے ٹریک کہ یہ لگی ہیں یا نہیں لگی ہیں, یہ بڑا ضروری ہے نا. تو یہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے جو اس کو سرویلنس اس کی کرتا رہے. آئی تھنک گورنمنٹ کو اس سے بہت زیادہ اپنا ہاں, انپٹ دینا ہوگا. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ربیہ, اینڈ ہائیلی اپریشیٹڈ. بہت ڈیٹیل میں آپ نے اس پہ بات کی, اور بڑا اہم ٹاپک ہے. آئی تھنک یہ ہم بہت دفعہ اگنور کر دیتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں سال میں ایک دفعہ نہیں, ہر مہینے اس پہ بات ہونی چاہیے. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ربیہ. اور پلیز جتنے بھی ماں باپ ایسے ہیں جو متس اور اس طرح کے مس کانسیپٹ جو ہیں اس کے اوپر سنتے ہیں, دھیان دیتے ہیں, پلیز یہ مت کیجیے. اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کیجیے, اپنے گھر میں جو بڑے ہیں ان کی حفاظت کیجیے. ڈاکٹر ربیہ, آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیسا لگا شو پہ آ کے؟ ریڈیو آلویز بہت اچھا لگا. ریڈیو سنتی ہیں ایسے, ریڈیو کی امپورٹنس پہ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ گھر پہ آپ کے اتنی اچھی ٹائملی ہیلتھ اویئرنیس پہنچ جاتی ہے. کانوں سے سننا ہے, آپ اپنے سارے کام کرتے ہیں اور سنتے رہیں, تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو آپ اس سے ایک میسج تو لیں گے. تو وہی بہت ہے. میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی کہ اٹس ناٹ یور پرسنل چوائس. ٹھیک ہے, ویکسینیشن کو صرف اپنی پرسنل چوائس نہ سمجھیں. اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ یور سیلف, ٹو پروٹیکٹ یور فیملی, اینڈ ٹو پروٹیکٹ یور کمیونٹی. آپ پروٹیکٹڈ ہیں تو آپ انٹرن سبھی کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں. سو ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے چوائس, ٹیک اٹ ایز اے ریسپانسبلٹی. یس, بالکل آپ نے صحیح کیا, کیونکہ انسان جو ایک سوشل اینیمل ہے, گھر میں اکیلا بن نہیں رہ سکتا. تو یہ بات ڈاکٹر ربیہ کی بالکل ٹھیک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے, اور آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ایج میں آ چکے ہیں اور آپ نے حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا, تو اپنے کسی بھی قریبی ہسپتال میں جائیے اور وہاں سے انفارمیشن ضرور گیدر کیجیے. اپنا خیال رکھیے, اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ربیہ. تھینک یو.